अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की राह पर है। इस शक्ति की वजह उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 वर्षों में चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया? इस रेस में भारत कहाँ है और क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का मूल मकसद चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझना है। भारत और चीन की तुलना करना पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन नहीं। चीन में 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। ये विडंबना है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए ही दुनिया का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला देश बन गया। माओ ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता पर ही जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लेप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भुखमरी की हालत पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ 1947 में भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी। वो भी जानते थे कि अगर भारत को तेज़ी से आर्थिक तरक्की करना है तो लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग की तरफ ले जाना होगा। नेहरू जी की लाख कोशिश के बावजूद भी भारत तेज़ी से औद्योगिकरण करने में असफल रहा। आज़ादी के 4 दशक के बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास रही। चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग शाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन की आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया। उनके द्वारा लाए गए सुधार माओ के सिद्धांत से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। डेंग शाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक संबंध फिर से बनाने शुरू किए। सन 1979 में अमेरिका और चीन के राजनयिक संबंध फिर से स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े व्यापार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। शाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के प्लाट पर खेती करने का अधिकार दे दिया। ऐसा होने से किसानों के जीवन में सुधार आया और भोजन की कमी दूर हुई। भारत में भी सन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ अभियान का नारा दिया गया, लेकिन हालात बहुत नहीं सुधरे। सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का निर्माण चीन में होने लगा। यही वजह थी कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया। 2019 आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17%, वहीं भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में ये सेक्टर काफ़ी अहम साबित हुआ। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई भी बढ़ी और 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $300 थी। उस वक्त चीन में भी प्रति व्यक्ति की सालाना आय $333 थी। दोनों देशों में लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति की आय 7 गुना बढ़कर $2191 हो गई,
लेकिन इस दौरान चीन में प्रति व्यक्ति की सालाना आय 35 गुना बढ़कर $11,819 हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि अब चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है। चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर ज़बरदस्त फोकस। 1980 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात की विकास की दर 12.4% रही। वहीं साल 2000 से 2003 के बीच ये दर 20.3% तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतना तेज़ी से विकास दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। साल 2001 से 2006 के बीच तेज़ी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पाए हुए मजदूरों को मिलीं। 2006 के बाद चीन में विदेशी मांग से ज़्यादा घरेलू मांग अहम हो गई। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को नया बैलेंस मिला। लेकिन चीन ने एक्सपोर्ट पर पकड़ ढीली नहीं की। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज भी 10% हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है। निर्यात के मामले में अमेरिका दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत वैश्विक निर्यात के मामले में 19वें नंबर पर है। 1991 वो साल है जब भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरसिम्हा राव ने कमान संभाली। उस वक्त देश बड़े आर्थिक संकट में था। देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि देश में सिर्फ 2 हफ्ते के कच्चे तेल का आयात करने जितनी मुद्रा बची हुई थी। करो या मरो की स्थिति थी। राव समझ चुके थे कि उन्हें भी डेंग शाओपिंग की तरह कुछ अलग सोच दिखानी पड़ेगी। उन्होंने भारत में संरक्षणवादी नीतियां खत्म करते हुए उद्योग चलाने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट राज खत्म किया और विदेशी निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया। 1992 में नरसिम्हा राव ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा कि कई लोग घबराते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह कारखाना यहाँ लगाएंगे, वो कारखाना हमारा देश छोड़कर बाहर भागने वाला नहीं है। सड़क बनेगी वो भी यहीं पर रहेगी, रेल बनेगी वो भी यहीं रहेगी। इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। जितनी पूंजी लगे लगने दीजिए, वह हमारी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, देसी हो जाएगी। उससे फ़ायदा हमें ही मिलेगा। जो पूंजी लगाता है वो भी थोड़ा मुनाफा कमाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तैयार नहीं होता है। वो दूर की सोच रहे थे। प्राइवेटाइजेशन के फैसले के बाद देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा और भारत ने भी दुनिया के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए।